तो ये तय हुआ, घर की जमीन हमारे पास ही रहेगी। बाकी मालती की जमीन का हिस्सा भी काजल को दिया। अब हम लोग जब तक हो सके इसी घर में गुजारा करेंगे। काजल को भले ये मन से ना भाया हो, लेकिन मालती की अडिग बात और माँ बाप के फैसले के आगे वो कुछ कह ना सकी। ठीक है बाबूजी, जैसे आपकी मर्जी। अभी हम चलते हैं। अरे काजल, थोड़ा रुक तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? हमारे पास थोड़े ही रोज आते हो तुम दोनों। थोड़े समय बूढ़े माँ बाप के पास भी रहो, कुछ बातें करो। क्या सिर्फ जमीन के लिए ही आई थी? नहीं माँ, हमें जाना होगा, बहुत समय हो गया है। बबलू भी विद्यालय से आता ही होगा। ये बोल के काजल और रोहन बिना अपने माँ बाप के बातों का मान रखे उनसे विदा ले घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन विनोद और मालती थोड़े समय अपने माँ बाबूजी के पास रुकते हैं और सब घर के भीतर जाते हैं। रात का समय, काजल का घर। एजी देखो तो कितनी मेहनत लगी हमें यहाँ तक पहुँचने में। मालती को भी मना लिया, माँ बाबूजी से भी बात निकलवा ली, लेकिन फिर भी देखो घर तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं। हाँ, यही तो मुझे खटक रहा है। खेत खलिहान मिल गए, लेकिन घर बिना घर के ये सब अधूरा है। गांव में इज्जत तो तभी मिलेगी ना जब लोग कहें, अरे देखो इनके पास कितनी संपत्ति है, दो दो घर भी है। वरना खेत तो दूर भी है, कौन पहचानता है। काजल आहे बढ़ती है, उसका चेहरा तमतमा जाता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो जी। माँ बाबूजी ने मालती की तरफदारी की। वो चाहते ही नहीं कि मैं पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हूँ। हमेशा से मालती ही उनकी लाडली रही है। तो अब क्या सोचा, ऐसे बैठी रहोगी? आधा काम किया है, आधा भी बाकी है। जब तक घर और बाकी जमीन पूरी तरह हमारे नाम नहीं होती, चैन कैसे मिलेगा? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शायद मैं कल फिर से तुम्हारे माँ बाबूजी के घर जाऊंगा। काजल की आंखों में लालच और हताशा दोनों झलकती हैं। यहाँ मालती और विनोद भी वही सब बात कर रहे होते हैं। जी दीदी की आंखों में माँ बाबूजी के घर मैंने एक अजीब सा लालच देखा था। पहले वो ऐसी नहीं थी। माँ बाबूजी से तो वो हमेशा सबसे ज्यादा जुड़ी रहती थी, लेकिन आज उन्हें बस जमीन ही दिखाई दे रही थी। हाँ भाग्यवान, मैंने भी देखा। जरूरत और लालच में फर्क होता है। मदद करना ठीक है, लेकिन अगर वो इसी तरह सब कुछ हड़पने पर उतारू हो जाए तो परेशानी खड़ी हो सकती है। मैंने सोचा है कि काजल दीदी सच में परेशानी में है और उनको धन के हमसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन आज के उनके बर्ताव में जरूरत कम, लालच ज्यादा थी। लेकिन जी एक बात ये भी है, वो मेरी दीदी है। लालच ही सही, अगर उनका इससे घर बस जाए, उनका जीवन सुधर जाए, तो मैं क्यों रोकूं? माँ बाबूजी भी दुखी हैं उन्हें उस हालात में देखकर। सवाल ये नहीं कि दीदी का जीवन सुधरे, सवाल ये है कि अगर उनके इस लालच में तो माँ बाबूजी का घर भी खो दोगी तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। देखना, आज जो बात शांत दिख रही है कल तूफान भी बन सकती है। और तुम ये मत सोचना कि मुझे माँ बाबूजी के घर की लालच है। मुझे बस तुम्हारी और तुम्हारी माँ बाबूजी की चिंता है। मालती चुप हो जाती है। उसको अपने पति में अपने और अपने माँ बाबूजी के लिए चिंता देख बहुत खुशी होती है। अगली सुबह रोहन अकेले ही काजल और मालती के माता पिता से मिलने जाता है। भीतर रोहन और रामलाल बात करते हुए, बाबूजी, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। अब काजल को चैन मिलेगा, खेत मिल गए, उसका मन भी हल्का हुआ। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था। क्या बात है बेटा? आप बूढ़े हो रहे हो, माँ जी भी थक जाती हैं। आप लोग अकेले इस बुढ़ापे में इस घर में कैसे रहोगे? अगर कभी तबीयत बिगड़ गई तो कौन देखेगा? मेरा मतलब है, अगर ये घर हमारे पास होता तो आप लोगों की सेवा करना और आसान हो जाता। रामलाल को उसके वही लालची भरी स्वर की वजह से उस पर गुस्सा आता है और रामलाल गहरी स्वर में बोलता है, रोहन बेटा, सेवा का संबंध घर से नहीं दिल से होता है। अगर तुम और काजल सच्चे मन से हमारी सेवा करना चाहते हो तो बिना घर के नाम किए भी कर सकते हो, और अगर नियत ही सेवा की ना हो तो पूरा महल भी बेकार है। ठीक है बाबूजी, फिर रहना ऐसे थके मरे हालत में हम तो क्या कोई भी देखने नहीं आएगा आप लोगों को? ये जो घर ना छोड़ने की जिद लगा के रखी है ना, एक दिन यही आपको ले डूबेगा। सुनो बेटा, तुम इस घर की दामाद हो।
इसलिए तुम्हारी रिश्ते की लिहाज कर रहा हूं। अच्छा होगा कि तुम मेरे बिना कुछ कहे ही यहां से चले जाओ। और रहा सवाल हमारे अकेले जीने की, हम अपना देख लेंगे। लेकिन तुम लोग जिस राह पर अभी चल रहे हो ना, बहुत जल्द ही तुम लोगों को उसका भुगतान करना पड़ेगा। रोहन को रामलाल की बात सुन के और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। रात का समय काजल और रोहन रसोई घर में। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जब तक माँ बाबूजी की घर हमारे नाम नहीं होगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। और आज बाबूजी ने तुम्हें जिस तरह ही बात सुनाई है, लगता नहीं कि इतनी आसानी से वो घर और जमीन मिलेगी। तो फिर तैयारी रखो, कल से ही चाल चलनी पड़ेगी। मंजू को फिर से मनाओ और माँ बाबूजी को यकीन दिलाओ कि तुम्हारे पास रहना ही उनके लिए सुरक्षित है। धीरे धीरे घर भी अपने नाम करवा लेंगे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक खतरनाक सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। कुछ दिनों बाद रामलाल और सुगंधती की उम्र अब उन पर हावी होने लगी थी। दोनों को छोटे छोटे काम करने में भी पसीना आ जाता है। घर के आंगन में सूखा पत्तों का ढेर पड़ा है। दोनों चारपाई पर बैठे अपनी हालत पर सोच रहे हैं। ये जी देख रहे हो ना, अब शरीर बिल्कुल जवाब देने लगा है। पहले तो सुबह सुबह पूरे आंगन को साफ कर देती थी, गाय बैलों को चारा डाल देती थी, फिर खाना भी बना लेती थी। लेकिन अब जरा सा काम करो तो सांस फूल जाती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं। सोचती हूँ कितनी देर तक ऐसे अकेले खींचेंगे हम दोनों। हाँ सुगंधती, तुम सच कह रही हो। ये बुढ़ापा अब हम पर भारी पड़ रहा है। आंखें धुंधला गई हैं, कान भी अब साफ नहीं सुनते। ऊपर से खेत का काम, घर का बोझ सब सिर पर चढ़ा है। मन तो करता है कि कोई बेटा होता तो उसका सहारा ले लेते, लेकिन हमारे हिस्से में तो बेटियां ही लिखी थी। बेटियां भी कोई कम होती हैं क्या? जी, लेकिन एक फर्क तो पड़ता है। बेटियां मायके को चाह कर भी ज्यादा दिन संभाल नहीं सकती, अपने घर गृहस्थी में उलझ जाती हैं। हाँ, लेकिन अगर बुढ़ापे में बेटी अपने माँ बाप को आसरा दे दे तो उस बेटी से बढ़कर कोई नहीं। सच कह रही हो तुम। अब सवाल यही है कि हम किसके पास जाएं? काजल के पास जाए तो वो तो उसी दिन कह गई थी कि घर जमीन के बिना हमारा गुजारा उसके यहाँ मुश्किल है। वो ज्यादा दिन हमें नहीं रख पाएगी। और सच कहूं तो उसके मुंह से वो बातें सुनकर मेरा दिल ही बैठ गया था। अपने माँ बाप से कोई इस तरह की शर्त लगाता है क्या? हाँ, उस दिन उसका लहजा मेरे दिल को भी चीर गया, जैसे हम कोई बोझ हैं। सच तो ये है कि हमें वहां अब जाना ही नहीं चाहिए। बेटी अगर अपने माँ बाप को जमीन जायदाद से जोड़कर देखे तो वहां इज्जत नहीं। बस मजबूरी होती है तो फिर मालती के पास ही चलना होगा। विनोद भले ही साधारण किसान है, लेकिन मेहनती और सीधा सच्चा लड़का है। मालती भी चुपचाप अपना घर संभालती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें अपने गले से लगाएगी। वहां हमें बोझ नहीं बल्कि बरकत समझा जाएगा। हाँ, मालती हमेशा से चुपचाप हमारी परवाह करती आई है। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी हमसे कुछ मांगा नहीं। उसका दिल साफ है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम अपनी बाकी उम्र उसी के पास बिताएं। कम से कम वहां चैन की सांस तो मिलेगी। ठीक है, तो यही तय रहा। कल सुबह हम मालती के घर चलेंगे। अब अपनी बची हुई जिंदगी हम उन्हीं के सहारे गुजारेंगे, लेकिन बीच बीच में हमें हमारी यादों से भरी इस घर को भी देखने आना पड़ेगा। अगले दिन मालती का घर। सुबह सुबह रामलाल और सुगंधती अपना जरूरत का कुछ सामान उठाए मालती के घर पहुंचते हैं। दोनों मालती के घर के दरवाजे पर खड़े थे और मालती भी उनका बड़े प्यार से आदर करती है। अरे माँ, बाबूजी, आप दोनों आइए आइए। कब से आप दोनों का ही इंतजार था। चलिए भीतर चलते हैं। ये बोल के मालती अपने माता पिता को भीतर ले जाती है। बिटिया, अब अकेले नहीं रहा जा रहा था। शरीर जवाब देने लगा है। सोचा क्यों ना तेरे पास आकर रह ले। तेरे स्नेह और देखभाल के सहारे शायद ये बुढ़ापा थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन बेटी, तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? हाँ बेटी, अब तू ही हमारी दुनिया है। बाकी कहीं अब मन नहीं लगता। हमें तेरे और विनोद के पास ही रहना है। अगर तेरी मर्जी है तो। इतना सुनकर मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत माँ बाप से खुशी से बोलती है।
माँ बाबूजी, ये तो मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि आप दोनों को अपने पास रखूं, लेकिन कह नहीं पाती थी। आज खुद आप आ गए, इससे बड़ी खुशी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकती। इसी बीच विनोद भी सुबह काम से थोड़ा आराम लेने को खेत से लौटता है। रामलाल और सुगंधी को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ जाती है और सीधा रामलाल और सुगंधी से बोलता है, अरे बाबूजी, माँ जी, आप हमारे घर आए, यही हमारे लिए सौभाग्य है। अब आप यही रहेंगे तो घर में और भी रौनक रहेगी। चिंता मत कीजिए, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज ही नहीं, हमारी पूजा है। ठीक है विनोद बेटा, अब से हम दोनों यही रहेंगे। तुम दोनों के साथ रहना हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। बड़े अच्छे मन के मालिक हो तुम दोनों। हम तो तुम दोनों के जैसे दामाद और बेटी पाके धन्य हो गए। यही सब बात करके सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद काजल का घर। काजल और रोहन कमरे में बैठे हैं। काजल को अपने माता पिता के मालती के घर ठहरने की बात पता चलता है और वो ये जान के गुस्से में भड़की होती है। ए जी, देख रहे हो, तो माँ बाबूजी तो जाकर मालती के घर बैठ गए। अब सब गांव वाले यही कहेंगे कि मालती ही उनकी असली बेटी है, वही माँ बाप की सेवा कर रही है, और हम तो जैसे कोई पराये हो गए। ये सब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसमें तुझे हैरानी क्यों हो रही है? हम दोनों ने ही तो उस दिन साफ कह दिया था कि बिना घर के, बिना जमीन के उनका हमारे घर में गुजारा मुश्किल है। अब देख ले, हमारी शब्द हमें ही भारी पड़ गए। माँ बाप तो हमेशा वही रहेंगे जहां उन्हें सच्चा प्यार मिलेगा। तो वही तो हमने क्या गलत कहा था? अरे मालती को वैसे भी जमीन चाहिए नहीं, घर भी चाहिए नहीं, और अब माँ बाबूजी भी बूढ़े हो रहे हैं। किसी को तो उनको और उनके घर को संभालना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, उन लोगों ने तो हमें लालची समझ लिया और जाके रहने लगे मालती के घर। हमारे साथ रहते तो हम क्या उन्हें प्यार से नहीं रखते? तू बात तो ठीक ही कह रही है। मुझे लगता है कि मालती भी अच्छा होने का दिखावा कर रही है ताकि समाज में अच्छी बन के तेरे माँ बाबूजी से घर और घर की जमीन हड़प सके। तू चुप मत बैठ। अगर तुझे मालती से बराबरी करनी है तो उसके पास जा और बात कर। कहे कि माँ बाबूजी के पास जो कुछ भी बचा है वो भी बांटना पड़ेगा। तू भी उनका ध्यान रखेगी। काजल कुछ पल सोचती है। उसका चेहरा पहले उलझन में रहता है, फिर धीरे धीरे कठोर हो जाता है। ठीक है, अब और चुप नहीं बैठूंगी। मालती चाहे जितनी सीधी बने, लेकिन मैं उसके सामने अपनी बात साफ रखूंगी। आज ही जाऊंगी उसके घर और पूछूंगी उससे कि क्या उसका हक बड़ा है और मेरा छोटा। देखती हूँ कितना प्यार दिखाती है माँ बाबूजी पर। वो उठती है, आंचल ठीक करती है और गुस्से से घर से बाहर निकलती है। उसके कदम मंजू के घर की ओर बढ़ते हैं। चेहरे पर अब एक नया इरादा और टकराव साफ झलक रहा है। कुछ समय बाद मालती के घर के दरवाजे पर काजल खड़ी है। अंदर से हंसी और अपनापन की आवाजें आ रही हैं। काजल बाहर दरवाजे पर खड़ी रहती है और बाहर से ही देखती है कि माँ, बाबूजी, मालती और विनोद के साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। मालती चाय पिला रही है और सबके चेहरों पर शांति है। काजल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे किसी ने उसे धोखा दे दिया हो। अंदर का माहौल और उनकी बातचीत। माँ देखो जरा, बाबूजी फिर वही पुरानी बातें छेड़ रहे हैं। कहते हैं कि जवानी में कैसे बैलगाड़ी हाँकते थे और उनकी तारीफ करते थे। अरे वो जमाना ही कुछ और था। मेहनत भी थी, मजा भी था, और अब देखो ये बुढ़ापा। लेकिन शुक्र है तुम जैसे बच्चों का सहारा है। इतना सुनकर काजल को जैसे मिर्ची लग जाती है। वो सीधे गुस्से में भीतर चली जाती है और उसे देख सब चौंक जाते हैं। वाह, तो यही जगह मिल गई आपको रहने के लिए, मालती के घर। और आप दोनों को तो कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि आपके एक और बेटी भी है। मैं क्या पराई हो गई हूँ? मालती काजल की ऐसी अचानक कही बातों से घबरा जाती है। सुगंधती और रामलाल हैरान होकर काजल को देखते हैं। दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो? माँ बाबूजी यहाँ जबरन नहीं आए, बल्कि उनके कहने पर ही वो यहाँ हैं। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि वो जहाँ चाहे वहीं रहे, बस इन्हें कोई तकलीफ ना हो। हाँ, पता है मुझे। बड़ी नेक और सीधी सादी बनने का ढोंग करने में तो तेरा कोई जवाब नहीं मालती। पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझती हूँ। माँ बाबूजी तेरे घर रहेंगे, फिर धीरे धीरे तू कहेगी कि तू ही उनकी असली सेवा करती रही,
और फिर पूरी जमीन पर तेरा हक हो जाए। काजल, ये कैसी जुबान बोल रही है तू? हम तेरे माँ बाप हैं। हमारा सहारा जमीन जायदाद नहीं, हमारे बच्चे हैं। और तू हमें शक की नजर से देख रही है। बिटिया, तूने ही कहा था कि तेरे घर में तंगी है, हालात ठीक नहीं है। हम कैसे बोझ बनकर वहां रहते, इसलिए यहाँ आ गए। इसमें कौन सी साजिश देख रही है तू? तेरे लिए हमारा प्यार मालती से कम है क्या? दीदी माँ बाबूजी मेरे घर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि आपके घर आप अकेले ही बहुत मेहनत करते हो और आपके सिर्फ बबलू की जिम्मेदारी भी है और आप परेशान हो जाती हो, लेकिन मैंने कभी उनके हिस्से पर नजर नहीं डाली। मेरे लिए उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत है। बस कर मालती, नाटक मत कर। तू कहेगी कि आशीर्वाद ही चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ असली मंशा जमीन पर है। कल को जब माँ बाबूजी की घर के जमीन की बात आएगी तो सब कहेंगे कि मालती ने ही माँ बाबूजी की सेवा की थी और फिर सारा हक तुझे मिल जाएगा। दीदी मुझे किसी हक की जरूरत नहीं है। अगर माँ बाबूजी चाहे तो सारा हिस्सा तुम्हें दे दें। मैं बस चाहती हूँ कि उनका बुढ़ापा चैन से कटे। चुप रहे मालती, बहुत देख लिया तेरी मासूमियत का नाटक। सच तो ये है कि तुम माँ बाबूजी को अपने पाले में करके हमें पराया करना चाहती है और शायद उन्होंने भी तेरा साथ पकड़ लिया है। ये कहकर काजल रोते गुस्से में वहां से निकल जाती है। मालती वहीं खड़ी रोने लगती है। सुगंधती भी उनके बीच की अनबन देख के बहुत दुखी होती है, सिर झुका लेता है। रात को काजल का घर। उसी दिन काजल गुस्से में रसोई की चारपाई में बैठी हुई है। रात के खाने का भी कुछ इंतजाम नहीं करती है। तभी रोहन उसके पास आता है। अरे क्या हुआ? तू तो ऐसे बैठी है जैसे कोई जंग हार कर आई हो। अरे क्यों ऐसी मुंह फुलाई हुई है? रात का खाना भी नहीं पका रही है। अरे बबलू भी भूखा होगा, कुछ तो इंतजाम कर। अरे हर समय खाना खाना करते रहते हो। यहाँ मुझ पर चिंता की भार आ गई है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, माँ बाबूजी मालती के घर बैठे थे, ऐसे जैसे वही उनकी असली बेटी हो। और मालती बड़ी मासूम बनकर कह रही थी कि उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन असलियत में समझ गई हूँ सब चाल है ये। कौन सी चाल? अरे क्या देख के आई है? कुछ साफ साफ बोल तो सही। यही कि माँ बाबूजी अब मालती को ही घर की जमीन देना चाहते हैं। तभी तो उसके घर रहने लगे हैं, ताकि कल को कह सके कि मालती ने ही उनकी सेवा की, वही असली वारिस है। और मालती, वो तो चालाक औरत है, खुद को सीधी दिखाकर सब कुछ हथियाना चाहती है। अगर ऐसा है तो तू बिल्कुल सही सोच रही है। अभी से कदम नहीं उठाया तो कल को सब कुछ मालती के नाम हो जाएगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी मालती की हिस्से की जमीन हमें ही दे दी और वे लोग घर की जमीन मालती को ही देना चाहते थे और तब मालती ने लेने से मना किया था। लेकिन अब उसी घर जमीन को लेने के लिए माँ बाबूजी को अपने जाल में फंसा रही है। हाँ, मुझे सब समझ आ गया है। तब उसने कुछ नहीं चाहिए बोल के माँ बाबूजी की दिल जीत लिया और समाज में अच्छी बनने का नाटक किया, लेकिन असलियत में तो सब लेना चाहती है। वो जानती है कि हमको दिया हुआ खेतों की जमीन से ज्यादा घर की जमीन मूल्यवान है, इसीलिए उसने तब से वो सब चाल चल रही थी। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? अब तो देर हो गई है। मालती जो चाहती थी वही हो रहा है। ऐसे कैसे कुछ नहीं करेंगे? कुछ तो करना ही होगा। चाहे मुझे माँ बाबूजी की घर जाकर कब्जा जमाना पड़े, मैं करूंगी, लेकिन मालती को वो घर लेने नहीं दूंगी। जो होगा देखा जाएगा। काजल को इतने गुस्से में देख रोहन काजल से और कुछ नहीं कहता और चुपचाप उसके पास खड़ा रहता है। और काजल अपने माँ बाबूजी की घर की जमीन लेने के लिए ठान लेती है। उसकी मन की लालच अब उसके सिर चढ़ चुका था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब बबलू विद्यालय जाने के लिए निकल रहा था, तभी एक उसके साथ हादसा हो जाता है। बबलू एकदम से बेहोशी के हालत में जमीन में गिर जाता है और चेतनाहीन हो जाता है। ये देख के काजल घबराई हुई दौड़ते हुए उसके पास जाती और कुछ समय में रोहन भी दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। थोड़े समय बाद रोहन और काजल बबलू को जल्दी जल्दी गांव के चिकित्सालय में ले जाते और वहां डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर बबलू को अच्छे से देख के बोलता है, आप लोगों के बेटे को कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये ऐसे ही बेहोश होकर नहीं गिरा है। इसके दिल में एक छोटा छेद है और अगर इसकी इलाज जल्द से जल्द नहीं किया तो इसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। आप लोगों को इसे जल्द से जल्द शहर लेकर जाना होगा,
वहीं इसका इलाज हो सकेगा और इसके लिए बहुत पैसे भी चाहिए होंगे। आप लोग जल्दी से पैसे का बंदोबस्त करके इसे शहर के अस्पताल में ले जाइए। डॉक्टर के मुंह से ये सुन के काजल और रोहन भीतर से टूट जाते हैं और दुखी होके एक दूसरे से कहते हैं, ये जी, जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करना होगा। देख रहे हो ना क्या हो गया हमारे बबलू को। अब हमको कैसे भी करके इसका इलाज शहर में करना होगा। इसका इलाज मुमकिन है अगर हमारे पास पैसे होंगे तो। हाँ काजल, मैं जानता हूँ और मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें हमारी सारी जमीन बेचनी होगी। जो भी तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिला है और जो भी मेरे पास है वो सब बेच के पैसा का इंतजाम हो जाएगा। हम सब बेच के 2 दिन बाद ही शहर के लिए रवाना होंगे। जो करना है करो, मुझे अब ये जमीन जायदाद की कोई परवाह नहीं है। जिसके लिए ये सब बटोर रही थी उसके ही काम नहीं आए तो ये सब किस काम का। जल्दी से सब बेच दो, बस बबलू की इलाज करवाओ। दोनों ये सब बात कर ही रहे थे कि मालती और विनोद को भी उनके बेटे की खबर लगती है और वो भी यहाँ घबराते हुए पहुँच जाते हैं। दीदी, जीजा जी, क्या हुआ बबलू को अचानक ऐसे? वो बेहोश क्यों हो गया? मालती और विनोद को ऐसे मुसीबत के समय में देख काजल भावुक हो जाती है और रोते हुए उनको सब कुछ बताती है। और ये सुनकर मालती तुरंत बोलती है, दीदी आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोग जल्दी से शहर जाके बबलू का इलाज करवाएं। हम आपके साथ हैं, हम भी आपकी मदद करेंगे। अगर पैसे कम पड़ जाते हो तो बताना दीदी, हम अपना सब दे देंगे। मालती के मुंह से ये सुनकर काजल और रोहन बहुत भावुक हो जाते हैं और दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं मालती, हम सब संभाल लेंगे। तुम लोग इस मुसीबत के घड़ी में साथ खड़े हो, वही हमारे लिए बहुत है। हमने पहले ही तुम लोगों के हिस्से का बहुत कुछ लिया है, अब और नहीं। अरे आप इस समय ये कैसी बात कर रहे हैं? ये समय उन सब बातों का नहीं है। हम भी आपकी मदद करेंगे। बबलू हमारा भी बेटे जैसा है। विनोद और मालती की बातें सुन के काजल को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो उनके किए गलत के लिए उनसे मदद लेके दोबारा शर्मिंदा होना नहीं चाहते हैं। शुक्रिया मालती, शुक्रिया विनोद जी। आप लोगों को हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग माँ बाबूजी का ध्यान रखिए। अगर आप लोग हमारे पास रहे तो उनको भी परेशानी होगी। वो भी जैसे तैसे हमारे मदद के लिए आना चाहेंगे। हम सब संभाल लेंगे। हम जल्द ही शहर से बबलू का इलाज करवा के आएंगे और अगर कुछ जरूरत पड़ी तो आप लोगों को जरूर खबर देंगे। मालती और विनोद इनकी हालत देख के बहुत दुखी होते हैं और उनके मन में काजल और रोहन के लिए कुछ गलत भाव भी नहीं रहता है। 2 दिन बाद काजल और रोहन ने अपने घर को छोड़कर बाकी सब जमीन जायदाद बेच के बबलू को शहर के अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ उसका इलाज शुरू होता है। कुछ दिन बाद जब काजल और रोहन बबलू का इलाज कराकर घर लौटते हैं तब मालती, विनोद, रामलाल और सुगंधी सब लोग उनके घर आते हैं। बेटी काजल, अब हमारे बबलू की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है बाबूजी, इसका इलाज अच्छे से हो गया है। बस डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने को बोला है। हाँ माँ जी, उन्हीं की कृपा से आज बबलू ठीक है। हमारे पापों की भुगतान इस बेचारे को भुगतना पड़ा। हमने जो आपके साथ धन संपत्ति के लिए बर्ताव किया, जो हमने मालती और विनोद के साथ किया, वो बहुत बड़ा पाप था। ये बात हमें बखूबी समझ आ गया है। हाँ माँ, ये हमारे ही कर्मों का फल था। हमने अपने ही लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, इसीलिए हमारी कर्मों की सजा मेरे सबसे दिल के करीब मेरे बेटे को भुगतना पड़ा। ये सब बात अब भूल जाइए दीदी। पुराने बातों को भूल के आने वाले अच्छे दिनों के बारे में सोचिए। हाँ काजल, रोहन बेटा, ये सब अब भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ। तुम लोगों को अपनी गलती की एहसास हुआ, वही बड़ी बात है। और वैसे भी अपने बच्चों से गलती तो होता ही है और गलती से ही लोग सीखते हैं। हाँ बेटी, तेरे बाबूजी सही कह रहे हैं। और हम सोच रहे थे तुम लोगों ने बबलू की इलाज के लिए तो हमसे मदद नहीं ली है और अपना सब जमीन जायदाद बेच दिया। इसीलिए हम हमारे घर के जमीन को दोनों बेटियों में बराबर बांट देंगे। नहीं नहीं माँ, हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। हमने पहले ही बहुत कुछ ले लिया है आप सबसे, और वैसे भी हमें अपने लोभ का ही सजा मिला है। हाँ माँ बाबूजी, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा,
तुम लोगों को लेना ही होगा। ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारे बेटे बबलू के भविष्य के लिए है। हाँ दीदी, हाँ जीजा जी, मना मत कीजिए, ले लीजिए। हाँ, ये सब बबलू के भविष्य में काम आएंगे, ले लीजिए। सब लोगों के इतने जोर देने से काजल और रोहन मान जाते हैं। ठीक है, लेकिन माँ बाबूजी को मेरे घर भी रहने आना पड़ेगा। मुझे भी उनकी सेवा करना है। ये सब बात करके सबके दिलों की मनमुटाव खत्म हो जाते हैं और दोनों बहनों में पहले जैसे रिश्ता जोड़ने लगते हैं और सब लोग हंसी खुशी आज का दिन बिताते हैं।